गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हिस्ट्री का क्लास 8th। चैप्टर 3 हमने अपना रीड किया था, हाफ हमारा हो गया था। आज आगे का हम अपना आज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुनरो व्यवस्था। दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाने लगी। वह जो नई व्यवस्था लागू की गई हुई थी उसे रेयतवार कहा गया। टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था की आजमाइश करके भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को और विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो थे, उनका मानना था कि जो दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका कहना था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती का काम करते आ रहे हैं। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों को लगने लगा कि ग्रामीण इलाकों से न केवल राजस्व प्राप्त किया जा सकता है बल्कि वहां यूरोप की आवश्यकता अनुसार सही फसलें भी उगाई जा सकती हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया। इसके बाद करीब 150 वर्षों तक अंग्रेज देश के अलग अलग भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, संयुक्त प्रांत में गन्ना, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, असम में चाय, पंजाब में गेहूं। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील की खेती मुख्यतः कहाँ पे होती थी? उष्णकटिबंधीय जो इलाके हैं उनमें नील की खेती होती थी। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का प्रयोग करते थे। उस समय भारतीय नील का बहुत कम मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंच जाती थी। उसका भाव भी बहुत अधिक था, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक पौधे का इस्तेमाल करना पड़ता था। बैंगनी और जो नीले रंग का कपड़ा बनाने के लिए वोड नामक पौधा था, उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। वोड जो पौधा था वो ठंडे क्षेत्रों में उगता था, इसलिए वह यूरोप में आसानी से उपलब्ध हो जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान होकर यूरोप के वोट उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात को रोक दें। नेक्स्ट है नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती 2 प्रमुख तरीकों से होती थी। 2 कौन से प्रमुख तरीके थे? एक तो निज और एक रियायती। निज जो था उसमें खेती की व्यवस्था में बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में नील उगाते थे। रियायती में वे स्वयं जमीन खरीद लेते थे और दूसरे जमींदारों से जमीन किराए पे ले लेते थे और मजदूरों को नौकरी देकर नील की जो खेती है वो करवाते थे। नील जो खेती थी उसकी समस्याएं। नील जो खेती थी उसमें बागवान मालिकों को खेत का क्षेत्रफल फैलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि नील की जो खेती थी वो केवल उपजाऊ जमीन पर ही संभव थी। ऐसी जमीनों पर पहले आबादी बहुत अधिक थी, जिसकी वजह से यहाँ वहाँ के छोटे मोटे खेत हैं उनके हाथ आते थे, जबकि नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े जो भूखंड थे उनकी आवश्यकता होती थी। इस तरह की जमीनें कहाँ से प्राप्त हो? उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे भी जमीन लेने की कोशिश की और वहाँ के किसानों को हटवा दिया, जिसकी वजह से टकराव और जो तनाव है वो पैदा हो गया। रियायतों की जमीन पर नील की खेती। रियायती व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार तो वे गांव के मुखिया को भी रियायतों की तरफ से समझौता करने के लिए मजबूर कर देते थे, जो अनुबंध को स्वीकार करके उस पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक नगद कर्जा दे देते थे। कर्जा लेने वाले रियायत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बीज और उपकरण बागान मालिक और मुहैया कराते थे।
जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल करना काश्तकारों का काम होता था। थैंक यू।